नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा, जिसमें एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, 2-3 न्यूज़ हैं जिसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। एक न्यायपालिका से जुड़ा हुआ न्यूज़ होगा और एक हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या है, किस प्रकार से काम करता है, ये आपके साइंस एंड टेक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। इसको भी हम लोग करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में कुछ एमसीक्यू भी रहते हैं जो इस संडे से मैं आपको एमसीक्यू का वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। एमसीक्यू का आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आंसर राइटिंग विथ पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी जुड़ जाते हैं और आपको मिल जाता है। और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, मॉडल आंसर वगैरह सब कुछ। जुड़ना हो तो बताइएगा। जीएस का, एनसीईआरटी बेसिक का, निबंध का, सभी का ग्रुप चलता है। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। 71 बीपीएससी के लिए सीरियसली पढ़िएगा। सीरियसली जब मैं कह रहा हूँ तो इस उद्देश्य से पढ़िएगा कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी स्थिति में, उसके लिए सीरियसली पढ़ना पड़ता है। आपको इधर उधर की चीज़ों से मतलब नहीं रहना चाहिए। केवल और केवल अगले जितने भी महीने एग्ज़ाम में है पढ़ाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके। प्रधानमंत्री जी कल आदमपुर एयरबेस पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही शानदार स्पीच दिया। S-400 है, ये पीछे दिख रहा है आपको, S-400 है, जिसको पाकिस्तानियों ने दावा किया था कि हम लोग आदमपुर एयरबेस पर जो S-400 है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसी के साथ फ़ोटो खिंचवाया है। झूठों का देश बनकर रह गया अपना पड़ोसी देश। हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 71 का जंग हो, 65 का जंग हो या 99 का कारगिल वॉर हो या अभी का वॉर हो, सभी में उन्होंने खुद को विजेता दिखाया है और दुनिया ने फिर उनको बताया है कि नहीं, आप जीते नहीं थे। इसी तरह का है। हम लोग आज क्या क्या देखेंगे, देखिए आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण सा एक टॉपिक होगा। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि 11 एयरबेस जो पाकिस्तान में स्थित हैं जिसको भारत ने हिट किया है और उसके प्रूफ भी दिखाए हैं दुनिया को। आज हम उन एयरबेस को देखेंगे जो भारत में स्थित हैं, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और पश्चिमी सीमा पर है। वेस्टर्न सीमा जो है अपना, वेस्टर्न बाउंड्री जो है पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर भारत के कौन कौन से एयरबेस हैं, नॉर्थ से साउथ में, उनका हम लोग क्रमागत रूप से लगाएंगे। मान लीजिए प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछा जाए 70 बीपीएससी पीटी में कि निम्न में से कौन सा एयरबेस भारत के पश्चिमी सीमा पर सबसे उत्तरी एयरबेस है, इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। पश्चिमी सीमा पर स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम एयरबेस कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है इस प्रकार का टॉपिक। इसको शुरू करते हैं, देखते चलते हैं। देखिए ये भारत का मैप है और ये पाकिस्तान का मैप है। दोनों के आर्मी के कंटोनमेंट, डिवीज़न और एयरबेस सब कुछ है यहाँ पर सीमा पर लगते हुए, क्योंकि हॉस्टाइल है हमारा जो पड़ोसी है वो, और इस कारण से इस प्रकार के इस बनाए गए हैं। उसके अलावा भारत के इधर भी बहुत सारे एयरबेस हैं। भारत के मैप अगर आप देखेंगे तो आपको सेंट्रल दिखेगा कमांड, वेस्टर्न कमांड दिखेगा, उत्तरी कमांड दिखेगा और आपको साउथ में भी कमांड दिखते हैं। तो ये जो है ये एयरबेस और बहुत सारे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हमारे एयरपोर्ट भी ऐसे जिनको युद्ध के कंडीशन में एयरबेस के तौर पर में उपयोग किया जाता है। तो भारत की पाकिस्तान सीमा से लगे वायुसेना अड्डे एयरबेस को उत्तर दक्षिण की ओर सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर श्रीनगर वायु स्टेशन ये सबसे उत्तरी है, सबसे उत्तरी एयरबेस वेस्टर्न बाउंड्री पर कौन सा हो गया, तो श्रीनगर का वायु सेना स्टेशन हो गया, ये सबसे उत्तरी हो गया। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, उत्तरी क्षेत्र में संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यह नियंत्रण रेखा LOC के पास है, उत्तरी सीमा की रक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये श्रीनगर एयरबेस रणनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। उधमपुर वायुसेना स्टेशन जम्मू कश्मीर श्रीनगर के दक्षिण पूर्व में है। यह एक महत्वपूर्ण अड्डा है जो जम्मू में रक्षा क्षेत्रों का संचालन करता है। ये तो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में 2 हो गए, एक श्रीनगर में हो गया, एक उधमपुर हो गया, ये 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद से पठानकोट वायुसेना स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, पाकिस्तान के सीमा के बहुत ही नज़दीक है ये, और ये इसको बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है। यह पंजाब में पाकिस्तानी सीमा के पास एक अग्रिम अड्डा है जो पश्चिमी कमान के अंतर्गत आता है। वेस्टर्न कमांड जो है वायुसेना का उसके तहत में आता है। ये नियंत्रण रेखा से लगभग 20 मील की दूरी पर है। हवाई रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। तो उसके बाद तीसरा कौन सा हो गया, पठानकोट हो गया। चौथा अम्बाला हो जाएगा। अम्बाला सुनने में कई सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पंजाब में है, नहीं, ये हरियाणा में है। अम्बाला हरियाणा में है और हरियाणा में स्थित है ये। उसके बाद से हालवार वायुसेना स्टेशन है पंजाब में, यह भी पंजाब में ही है, पठानकोट के दक्षिण में स्थित है, छोटा सा है ये।
अदमपुर वायुसेना स्टेशन पंजाब में है या पठानकोट और हलवारा के बीच में स्थित है और ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। यहाँ पर S-400 तैनात है और यहाँ पर कई सारे और भी हमारे स्ट्रेटजिक वेपन्स तैयार होते हैं, जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी इसी का विजिट किया है, क्योंकि वो दावा कर रहे थे कि अदमपुर वायुसेना स्टेशन पर उन्होंने तबाही मचाई है। तो उन्होंने सारे फोटो और सब कुछ संचालित करवाया अपने अकाउंट के माध्यम से भी, और S-400 भी पीछे में दिखा दिया, जिससे ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि आपका प्रोपेगेंडा खत्म हो रहा है। सिरसा वायु स्टेशन हरियाणा में है। सूरतगढ़ फिर राजस्थान में आ जाइए, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में लगने वाले आ गए, फिर पंजाब में आ गया, फिर हरियाणा आ गया। अब हरियाणा के बाद कौन सा राज्य आएगा वेस्टर्न बाउंड्री पर? तो राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद वेस्टर्न बाउंड्री पर कौन से राज्य आ जाते हैं? तो गुजरात की सीमा लगती है, गुजरात की कच्छ की सीमा लगती है, सरक्रीक वगैरह का इलाका लगता है। यानी कि यही जो 4 राज्य हैं, 5 राज्य हैं, इन्हीं 5 में ये एयरबेस होंगे। ओके, जोधपुर वायुसेना स्टेशन है, जैसलमेर वायुसेना स्टेशन है, बाड़मेर वायुसेना स्टेशन है। कृपया क्रमागत रूप से इसी प्रकार से ध्यान में रखें इसको। नलिया वायुसेना स्टेशन है, गुजरात में इसका नाम ही है नलिया। भुज वायुसेना स्टेशन है, जिस पर भुज मूवी भी बनी है, अजय देवगन की जो मूवी है, अच्छी मूवी है। तो भुज वायुसेना स्टेशन गुजरात में ही स्थित है, नलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जामनगर वायुसेना स्टेशन गुजरात में है। फिर दीसा वायु स्टेशन है गुजरात में, जो सबसे प्रमुख है। सबसे प्रमुख में अगर मानेंगे दक्षिणतम, तो जामनगर वायु जो सेना स्टेशन है, वायु फोर्स का स्टेशन है, एयरफोर्स का स्टेशन है, वो दक्षिणतम सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण का मतलब बड़ा जो एयरबेस है उनमें से। और सबसे उत्तरी कौन सा हो गया? तो श्रीनगर एयरबेस हो गया। कृपया करके इसको ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण होगा। अगर सारे नहीं याद रख सकते तो हर राज्य से करीब में एक एक भी याद रखेंगे तो भी आप वहाँ पर लगा लेंगे। बड़े वाले को याद रखिए, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, भुज, और उसके बाद से जामनगर, और ऊपर जो आपको मैंने 2-3 पढ़ाया है, पठानकोट याद रख सकते हैं, अदमपुर याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जो है उसको याद रख सकते हैं। तो कुछ को याद जरूर रखिएगा, ये आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर सबसे बेकार पूछेगा तो यही पूछेगा कि जामनगर वायुसेना स्टेशन किस राज्य में स्थित है। पूछ सकता है भाई, जब ये पूछ सकता है कि हरमंदिर साहिब पटना साहिब किस जिले में स्थित है बिहार में, तो ये क्यों नहीं पूछ सकता है ना। बाकी अगर थोड़ा सा कठिन बनाएगा तो ये आपसे पूछ सकता है कि इनको आप नॉर्थ से साउथ में लगा दीजिए। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी प्रीलिम जिनका अगले साल है, इस साल तो नहीं, इस साल तो अभी आपका एग्ज़ाम है तो करंट अभी का नहीं आएगा, लेकिन जो लोग अगले साल यूपीएससी देंगे, कृपया करके जितने वायु स्टेशन हैं उत्तरी, दक्षिणी, नॉर्थ, साउथ, उनको एक बार देख लें, क्योंकि यूपीएससी ने अगर वेस्टर्न बाउंड्री पर चर्चा में है एयरबेस तो पूछेगा ईस्टर्न बाउंड्री वाला, ये उसका पैटर्न होता है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर क्या है, भारत की वायु रक्षा प्रणाली, ये बड़ा ही डिटेल्स आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। इंटीग्रेटेड एयर कमान एंड कंट्रोल सिस्टम इसको कहा जाता है। IACCS कहा जाता है ये। ओके, यह भारतीय वायुसेना का स्वचालित कमान और नियंत्रण प्रणाली है। ये डिफेंस के लिए ढाल है। मैंने आपको पहले दिन ही समझाया था, हथियार 2 होते हैं, एक होता है तलवार और एक होता है ढाल। एक होता है तलवार और एक होता है ढाल। तो ढाल क्या हो गया? रोकने के लिए, तलवार हो गया अटैक करने के लिए। तो ये रोकने वाली प्रणाली है। इसका मुख्य कार्य वायु रक्षा संसाधनों से डेटा को एकत्रित करना, शत्रु घुसपैठ का पता लगाना, उन्हें रोकना और नष्ट करना इसका मुख्य कार्य है। और इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, यानी कि बहुत सारे अलग अलग सिस्टम को बहुत सारे बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिस्टम को जोड़ जोड़ के हमने पूरा वायु रक्षा प्रणाली बनाया है, जिससे बहुत सारे सिस्टम शामिल हैं। शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मिडिल रेंज, सभी प्रकार के मिसाइलें शामिल हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मान लीजिए आपसे प्रीलिम में मेन से पूछे 7 नंबर में कि भारत सरकार की एकीकृत वायु कमान नियंत्रण प्रणाली के बारे में लिखिए। इतना ही छोटा सवाल पूछा जाता है बीपीएससी के पीटी मेंस में 7 नंबर में, 8 नंबर, अब तो 6 नंबर में भी सवाल पूछने लग गए हैं वो। तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्या होता है ये। ऑपरेशन सिंदूर डिजाइन किया गया था, आपको पता ही है कि उसके बाद हमने अटैक किया, उनके 11 बेसेस उड़ाए हैं। IACCS की विशेषताएं उसमें उभर कर सामने आई जब उनका नॉट अ सिंगल मिसाइल ने हमारे किसी भी बड़े टारगेट को हिट किया है, किसी भी एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा है। नॉट अ सिंगल, एक भी नहीं, आप मान करके चलिएगा। गिरे हैं, बिल्कुल गिरे हैं। जैसे जो दिल्ली के लिए उन्होंने मिसाइल छोड़ा था वो आपको हरियाणा सिरसा के करीब में गिराए गए हैं। तो खेतों में गिरे हैं,
बहुत सारे मिसाइल तो हमने जीवित ही पकड़ लिए हैं, मतलब कि बिल्कुल वैसे ही हैं, वो डेटोनेट भी नहीं हो पाए, तो वो भी हमारे पास है। उनका रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखेंगे कि चाइना वाले बना क्या रहे हैं। ये रडार नियंत्रण केंद्रों, देखिए इसमें क्या क्या होती हैं। रडार नियंत्रण केंद्र, कमांड सेंटर, वायु रक्षा लड़ाकू विमान, जमीनी हथियार, सभी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। रडार हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, फाइटर जेट हो गया, और जो हमारे ज़मीन पर स्थित वेपन हैं उन सभी को जोड़ करके एक सिस्टम का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है IACCS। यह हवाई खतरे जैसे विमान, ड्रोन, मिसाइलों से रक्षा करता है। प्रणाली वास्तविक समय में डेटा अपडेट प्रदान करती है जिससे व्यापक हवाई स्थिति जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो पाती है। रियल टाइम डेटा प्रोसेस करके जो उसके सबसे नज़दीक में और जो उसके लिए सबसे ज़्यादा कैपेबल वेपन होगा उसको एक्टिवेट कर देता है ये, और वो वेपन उसको मार करके गिरा करके भारत की रक्षा करता है। इसी प्रकार से काम करता है। बहुस्तरीय मल्टी लेयर्ड रक्षा सिस्टम है ये, रक्षा प्रणाली है ये। पहला स्तर इसमें क्या होता है, लेयर फर्स्ट क्या होता है इसमें, ड्रोन व मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, कंधे पर ले जाने वाला इंसानों के द्वारा जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं खास तौर से वो होते हैं इसमें ड्रोन, और मैन पैड्स जो होते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इसको कहा जाता है। ये सबसे पहला लेयर होता है। दूसरा होता है नज़दीकी रक्षा और छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें होती हैं, जैसे पित्रोदा वगैरह जो मिसाइलें थी पुराने वाले, है ना, और शॉटगन जो होते हैं जो नीचे से फायर किए जाते हैं, आर्मी मैन के पास सामान्यतः होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तीसरा स्तर जो होता है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, जैसे आकाश सिस्टम जो हमने बनाया हुआ है वो तीसरा स्तर होता है। उसके बाद से चौथा स्तर होता है लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलें, जो S-400 हमने खरीदा हुआ है रूस से, ये सबसे अंतिम स्तर पर काम करता है, सबसे अंतिम स्तर पर काम करता है। आकाश तीर प्रणाली इसको कहा जाता है। भारतीय सेना की समान वायु रक्षा प्रणाली है जो इसके वायु रक्षा संसाधनों को एकीकृत करती है। इंडियन एयरफोर्स की जितने भी एयर डिफेंस को लेकर सिस्टम है उन सभी को जोड़ा गया एक सिस्टम के नीचे, जिसको नाम दे दिया गया है आकाश तीर सिस्टम प्रणाली, उसको कहा जाता है। इसको BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। 1982 में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुबंधित 2023 में आधिकारिक रिलीज के साथ आकाश तीर अब पूरी तरह से संचालित है। ये 1982 में इसको लेकर अनुमति दी गई थी। देखिए कितना लंबा समय हमें लगता है किसी चीज़ को बनाने में, कितना समय हो गया, 82 से 2023 40 साल लगभग में हो गए। तो 40 वर्ष हमें बनाने में इसको लगे हैं, 41 साल, तब जाकर आकाश तीर प्रणाली पूरी तरह से बन पाया है। इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। अब हम जल्दी बना लेते हैं। भविष्य में IACCS प्रणाली, यह प्रणाली भविष्य में और भी उन्नत होगी जिससे स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलें शामिल होंगी। ये सभी रक्षा नेटवर्क एकीकृत करती है जिससे समन्वय प्रतिक्रिया संभव हो पाती है। समन्वित प्रतिक्रिया, लंबी दूरी में S-400, मध्यम दूरी में सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल होते हैं, छोटी दूरी में छोटी सरफेस टू एयर मिसाइलें शामिल होते हैं, और सबसे नज़दीकी वाले में जैसे लाइट लो लेवल एयर डिफेंस गन वगैरह शामिल होते हैं पहली पंक्ति में। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां आपको पता ही है क्या है, कल मैंने आपको पढ़ाया ही था। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी चुनौती है हमारे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसकी भूमिका मैंने कल आपको बना करके बताया था। कल मैंने आपको ई-वेस्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको राइट टू रिपेयर के बारे में पढ़ाया था कि किस प्रकार से यूरोप में और अमेरिका में लोगों को राइट टू रिपेयर का अधिकार दिया गया है। यानी कि कंपनियां अगर कोई प्रोडक्ट बना रही हैं तो उसको रिपेयर किया जा सके इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। उसके पार्ट्स भी आपको अलग से मार्केट में मुहैया करवाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट बना लिया और आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि आपका प्रोडक्ट में थोड़ी सी भी खराबी आए तो आप जा कर के मार्केट से नया प्रोडक्ट खरीदें। आज का जो आर्टिकल आया हुआ है द राइट टू रिपेयर मूवमेंट इन इंडिया करके एक आर्टिकल आया है जिसमें ये बताया गया कि भारत में राइट टू रिपेयर की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। दरअसल भारत में ऑलरेडी लोगों के कल्चर का हिस्सा है रिपेयर करवाना। लोग इतनी जल्दी किसी भी इक्विपमेंट को बदलते नहीं हैं। देखिए क्या है राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। राइट टू रिपेयर एक कानूनी और सामाजिक आंदोलन जो उपभोक्ताओं को, जो आप और हम हैं, कस्टमर हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य उत्पादों को स्वयं या तीसरे पक्ष के माध्यम से मरम्मत कराने का अधिकार देता है। यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसी प्रकार से कोई भी खराबी आए तो रिपेयर करवाने का अधिकार देता है। इसी को कहा जाता है राइट टू रिपेयर। यूरोपियन यूनियन ने, मैं यूरोपियन यूनियन का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको कठोरता से लागू किया गया, क्योंकि वहाँ के लोगों के हैबिट में था और कंपनियों के हैबिट में हो गया था कि हम रिपेयर नहीं करवाने देंगे आपको। आप कोई भी चीज़ डैमेज होता है तो आप प्रोडक्ट बदलिए, है ना।
इसका उद्देश्य निर्माताओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, जैसे कि एप्पल का फ़ोन अगर मान लीजिए ओपन नहीं हो पाए, कल को ऐसा फ़ोन बना लीजिए। आपने कभी आईपॉड ख़रीदा है क्या? आईपॉड पहले आते थे, बहुत पहले थे मेरे पास। कि कब थे? एप्पल का था 2009-10 में, 11 में, नैनो आईपॉड। आपको पता है उसकी खासियत क्या थी? वो खुलता ही नहीं था, उसको आप खोल नहीं सकते थे, ओपन ही नहीं कर सकते थे। अगर उसमें थोड़ा सा भी डैमेज आया तो आप उसको फिर रिप्लेस कीजिए। ये प्रणाली जो है ये बहुत ही गलत होता है, ई वेस्ट जनरेट करता है ये। ठीक है, कंपनियों के तो पैसे मिल जाते हैं। विशेष उपकरण, स्पेयर पार्ट से सॉफ्टवेयर तक पहुंचे बाधा। यह आंदोलन उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है, उत्पादों की आयु बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को कम करता है। ओके, इसीलिए इस प्रकार के मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही फ्रेमवर्क ऑन राइट टू रिपेयर इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत कहा गया कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण को रिपेयर करवाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए रिपेयबिलिटी इंडेक्स बनाया गया है। ये किसका है? तो उपभोक्ता मामले का जो विभाग है उसके द्वारा ये चीज़ जारी किया गया था। इस इंडेक्स में उत्पादों को स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, मरम्मत की लागत, सॉफ्टवेयर अपडेट और जानकारी की पहुंच के आधार पर स्कोर भी दिया जाता है कि आप कितना ज़्यादा प्रोडक्ट को फिर से रिपेयर करने लायक बनाते हैं। रिपेयर पर ध्यान क्यों? घरेलू उपकरण उद्योग में कई उत्पाद जैसे वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर खरीद के कुछ वर्षों में ही खराब हो जाते हैं और अगर उनको रिपेयर नहीं किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट हो जाता है। इसी कारण से भारत सरकार अब दबाव बना रही है कंपनियों पर कि आप बार बार नए प्रोडक्ट को मत बेचिए, जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनको रिपेयर करके अपग्रेड करके फिर से दीजिए कस्टमर को। भारत में स्थिति क्या है? सीईओ नितिन गुप्ता के नेतृत्व में एक समिति ने 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर मरम्मत लागत पर चर्चा भी किया था। एक समिति बनाई गई थी, नितिन गुप्ता के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसने ये चीज़ देखा कि मरम्मत करने पर लागत क्या आती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत क्षेत्र में कुशल इंजीनियरों की कमी है, ये एक चैलेंज हमारे सामने जरूर है। रिपेबिलिटी इंडेक्स, इस इंडेक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता उपकरणों पर लागू किया जाएगा और इसके आधार पर उनकी मरम्मत क्षमता का स्कोर किया जाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको कितना हद तक मरम्मत रिपेयर किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा हो मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर अगले साल मेंस एग्जामिनेशन आपको दिखेगा। हाल ही में चर्चा मेरे राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में बताइए, इसकी आवश्यकता है क्या है और इसकी चुनौतियों के बारे में बताइए, इसके महत्व के बारे में बताइए। फिर आप बोलोगे कि सवाल कहाँ से आ गया, मैं आपको बोलूँगा कि देखो मैंने करवाया था, लिखवाया भी था। इसी प्रकार से तैयार होता है, डे बाय डे तैयार करना पड़ता है आपको। सवाल मैंने जो अभी बोला उसको लिखने का प्रयास कीजिए कि राइट टू रिपेयर का क्या महत्व है। पर्यावरण को ये संरक्षण प्रदान करता है, पर्यावरण का नुकसान को कम करता है। अमेरिका और भारत में राइट टू रिपेयर की तुलना, अमेरिका में उपभोक्ता समूह ने राइट टू रिपेयर को बढ़ावा दिया, जिससे मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स और जानकारी की पहुंच आसान हुई है। भारत में आंदोलन सभी प्रारंभिक चरणों में है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं की नीतियों पर केंद्रित। आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आप फिर कंसंट्रेट होकर देख नहीं रहे हैं। क्या पॉइंट आना चाहिए भाई? पॉइंट ये आना चाहिए गुरु कि क्यों कंपनियां पार्ट्स का निर्माण नहीं करती हैं, या क्यों कंपनियां जो हैं वो रिपेयर से बचती हैं, या फ़ोन को ओपन करने का या पार्ट्स को लेकर के मना करती है कि हम आपको पार्ट्स नहीं देंगे। क्या कारण है इसके पीछे? एक कारण तो फाइनेंस का, वित्त का है कि पैसा कमाना उनको। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, उसको कहा जाता है कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो डुप्लीकेट बनाए जा सकते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है उसका हनन हो सकता है ना। तो ये कारण माना जाता है। फिर उसको कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके, मतलब कि रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा किसी अपने प्रोडक्ट में हमारे तकनीक का उपयोग कर लेगा। कोई भी कंपनी अगर फ़ोन बनाती है, जैसे एप्पल अगर फ़ोन बनाती है, कोई भी लैपटॉप बनाती है, टैब बनाती है, तो अपने उत्पाद को बनाने बहुत सारा पैसा रिसर्च पर खर्चा करती है, पार्ट्स बनाने पर में खर्चा करती है। अगर वो पार्ट्स हर कोई बनाने लग जाएंगे तो इससे उस कंपनी का नुकसान होगा। जो एक जेन्युइन रीज़न माना जाता है, जो ये कंपनियां तर्क देती हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन ये रीज़न माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं की प्रतिक्रिया, निर्माता इस इंडेक्स का विरोध करें क्योंकि उनका मानना है कि इससे नवाचार और व्यापार प्रभावित होगा। यही लाइन मुझे समझाना था, इसीलिए मैंने आपको समझाया। फिर इन कंपनियों में ये होगा कि हम इनोवेशन क्यों करें किसी चीज़ का, जब कल को हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो हर कोई खोल के उसको देख करके अपने यहाँ बना ले रहा है, डुप्लीकेट उसका तैयार कर ले रहा है, तो हम इनोवेशन पर पैसा क्यों खर्च करें।
तो यानी कि नवाचार इससे प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के मैकडोनाल्ड की आइसक्रीम मशीन अक्सर खराब होती हैं और उनकी मरम्मत केवल अधिकृत तकनीशियों द्वारा की जा सकती है। ये एक उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है। सीमित उपभोक्ताओं समूह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं का प्रभुत्व है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उपभोक्ताओं के पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा। मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? मैं आपको पढ़ाऊँगा कि राइट टू रिपेयर आखिरकार होता क्या है। राइट टू रिपेयर एक कानूनी और सामाजिक आंदोलन है जो उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण को स्वयं या किसी तीसरे पक्ष के द्वारा, स्वयं यानी कि खुद से अगर आप कैपेबल हैं तो, या तो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा मरम्मत करने का अधिकार देता है। कृपया करके ये परिभाषा ध्यान में रखें और इसको एज इट इज़ लिख करके आएँ, क्योंकि परिभाषा फिक्स होता है, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य निर्माताओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, जैसे स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता। मान लीजिए आपने एक शानदार सा कैमरा लिया है ना, बिल्कुल मिररलेस कैमरा, DSLR अब पुराने ज़माने की बात हो गई, मिररलेस है नया। मिररलेस कैमरा लिया आपने और उसका कोई पार्ट्स है और वो आपको मिल ही नहीं रहा है, उस कंपनी ने बनाया ही नहीं, क्योंकि वो केवल कैमरा बना रही, पार्ट्स हम बना के देंगे ही नहीं आपको। अगर वो पार्ट मान लीजिए ख़राब हो जाता है, जैसे डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, आप जाते हैं चेंज करवाने, आपको बोलता है कि ओरिजिनल डिस्प्ले अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या हो गया, आपको मजबूरन नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा या डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाने से क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट है उसका जो काम करने का कैपेसिटी है वो ख़राब हो जाता है थोड़े दिनों में। मरम्मत के लिए विशेष उपकरण या सॉफ्टवेयर तक पहुंच की कमी, केवल अधिकृत स्पेयर सर्विस सेंटरों पर निर्भरता जो अक्सर महंगे होते हैं, कि हमारे ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं, अब वहाँ पर जाइए तो हद से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। एक स्क्रीन रिप्लेसमेंट में इतना पैसा ले लेंगे कि जितने में एक नया फ़ोन आ जाए। अक्सर वो दाम को इसीलिए बढ़ा करके रखते हैं ताकि ये हमसे स्क्रीन के बदले एक नया फ़ोन ही खरीद ले। आपको इतना ज़्यादा जोर करके कॉस्ट बताएंगे, जिससे क्या होता है कि आप हतोत्साहित हो रिपेयर करवाने से और आप नए प्रोडक्ट की तरफ में जाएं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि राइट टू रिपेयर के द्वारा इन्हीं 3 बिंदुओं पर हमें काम करना पड़ेगा, सरकारों को काम करना पड़ेगा। मुख्य बिंदु क्या है? उपभोक्ताओं को सशक्त करना, एम्पावर करना, पर्यावरण संरक्षण करना, प्लांट ऑब्सेशंस का विरोध करना यानी कि ओब्लेशंस का विरोध करना, या निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति प्लांट्स ऑब्सलेशन यानी कि जानबूझकर उत्पाद को जल्दी खराब करने को क्या कहा जाता है कि आपने इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाया ही है कि 1 साल 1.5 साल में जाते जाते वो बैठ जाएगा, है ना। इस प्रकार के प्रोडक्ट देखे हैं आपने, होते हैं। एप्पल का प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है। जो एप्पल का आईफोन है, अगर आपने 7 साल पहले भी लिया होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो आज भी वो HG वैसा ही अच्छा चलता है। सैमसंग के साथ ये समस्या आती है, कितना भी महंगा फ़ोन हो, 4 साल 5 साल बाद धीरे धीरे करके स्लो होने लग जाते, परफॉर्मेंस कम पड़ जाता है। तो ये एक आपको अंतर मैंने समझाया है, ये होता है ना। सैमसंग मैं यूज करता इसलिए मैं जानता हूँ। भारत में स्थिति, भारत में यह आंदोलन प्रारंभिक चरण में है। उपभोक्ता मामलों विभाग ने रिपेबिलिटी इंडेक्स की शुरुआत की है जो उत्पादों को मरम्मत क्षमता को स्कोर करता है। ये मैंने आपको राइट टू रिपेयर को डिटेल में समझाया है। चुनौतियाँ क्या हैं इसमें, तो भी मैंने आपको बताया कि निर्माता इसका विरोध करते हैं क्योंकि मानते हैं इससे इनोवेशन पर फर्क पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा, कुशल मरम्मत तकनीशियों की भी कमी एक चुनौती मानी जा रही है। इस टॉपिक को ज़रूर ये तैयार करके रखिएगा। 2 दिनों से आर्टिकल आ रहा है तो वही तो नहीं आ रहा होगा, महत्वपूर्ण होगा तभी तो आ रहा होगा ना। तो राइट टू रिपेयर मूवमेंट अब इंडिया में शुरू हुआ है और देना भी चाहिए, और EU और अमेरिका में ये बहुत सख्ती से लागू किया गया है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें कहा गया है संजीव खन्ना जी के द्वारा, जो संजीव खन्ना जी CJI हैं, कि पब्लिक का विश्वास हमें अर्जित करना पड़ता है, मांगने पर नहीं मिलेगा, न्यायपालिका ने कहा है। न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने ऐसा कहा है। आपको पता ही होगा कि न्यायपालिका में क्या क्या चल रहा है। दिल्ली के एक हाई कोर्ट के जज हैं जिनके घर से ढेर सारा पैसा मिला, उन्होंने बोला कि हमारा पैसा तो है ही नहीं, हमारे घर में कोई रख के चला गया, ऐसे रखने वाले लोग हमें मिल जाएं तो फिर क्यों इतना मेहनत करना पड़े, है ना। आपको पता ही होगा जसवंत नाम था उनका, जस्टिस जसवंत वर्मा का नाम था उनका, सुना होगा। ये हो गया न्यूज़, इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये केवल न्यूज़ है जो उसमें लिखा हुआ है। हमें पढ़ना क्या, हमें पढ़ना है न्यायपालिका की साख क्यों कम हो रही है, क्या चुनौतियाँ हैं। पहला चुनौती जो है जिसको न्यायपालिका को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो जसवंत सिन्हा जैसे जो लोग हैं, क्या नाम है इसका यार, 1 मिनट रुक जाओ,
यशवंत वर्मा, जैसे जसवंत सिन्हा बोल दिया, वो तो बड़े फेमस लोग हैं, यशवंत वर्मा जी का जैसे जो लोग हैं, इनको जब तक आप सख्त सज़ा नहीं दोगे, आपने सस्पेंड किया, बर्खास्त करके आपको जेल में डालना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या है ये। जब तक आप इनको सख्त सज़ा नहीं दोगे, न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास उठेगा ही उठेगा, और लोग नहीं विश्वास करेंगे फिर आपको। अगर ऐसे लोगों को छूट दी जाती है तो एफआईआर दर्ज करने के लिए भी समय लग गया। क्यों भाई, कोई भगवान है क्या वो? देखिए यहाँ पर क्या है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारी न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियाँ और उसका समाधान हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये शॉर्ट में लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, एक्सप्लेन तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जब जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आया था तो उस दिन मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ाया था कि इसको पढ़िए, हो सकता है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ चीज़ आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाए। मैंने ये तक बोला था कि हो सकता है निबंध में पूछ ले आपसे, और वही चीज़ हुआ, भ्रष्टाचार आपका निबंध में इस बार टॉपिक था एक, है ना। देखिए क्या है, सबसे पहली चुनौती क्या है, मामलों का अत्यधिक बोझ, यानी कि पेंडिंग जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। कितने हो गए हैं, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं, और पूरे देश की अदालत को लगा लेंगे तो 5 करोड़ मामले लंबित हैं। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जो न्यायालय तक गए और उनको न्याय नहीं मिला। ऐसे लोग कितने हैं, तो 5 करोड़ हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। न्यायाधीशों की कमी, शॉर्टेज ऑफ जजेस कितने हैं भाई, हाई कोर्ट में लगभग 30%, निचली अदालतों में 20 से 25% पद खाली हैं अभी भी, और युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे। निकालो एक सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जिस प्रकार से IAS है, IPS है, IFS है, और लो डायरेक्ट एग्ज़ाम, इतने सारे बच्चे अलग अलग पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, शामिल कीजिए उनको, है ना। लेकिन आपको तो बना करके रखना अपने परिवार का हायरार्की, है ना, पुश्तैनी वाला सिस्टम, इसलिए सारे पद खाली पड़े रहते हैं। सच्चाई यही है गुरु। प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में केवल 21 न्यायाधीश हैं, जो वैश्विक औसत से बहुत ज़्यादा कम है। 10 लाख लोगों पर मात्र 21 न्यायाधीश देश में काम करते हैं। न्याय तक पहुंच में असमानता है, एक्सेस टू जस्टिस जो है ये असमान है, इनइक्वालिटी है यहाँ पर। ग्रामीण और गरीब आबादी के लिए कानूनी सहायता सीमित है, कानूनी प्रक्रिया महंगी और जटिल होती है, आम लोग इसका बोझ नहीं उठा पाते हैं। उदाहरण के लीगल एंड सर्विसेज अथॉरिटी जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन उनकी पहुंच और प्रभावशीलता बहुत ही ज़्यादा सीमित है। कभी मौका मिले तो सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग में चले जाइएगा, वहाँ पर जब आप कारों को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बॉलीवुड वाले और बिजनेसमैन के पास तो पैसा है ही नहीं उसके तुलना में। सारा पैसा तो ये वकीलों के पास में है जो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, करप्शन इन जुडिशरी बहुत ज़्यादा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का उदाहरण दे सकते हैं, भोले भाले न्यायाधीश महोदय जिनके घर में कोई पैसा रख गया पता ही नहीं चला। न्यायिक जवाबदेही की कमी है, लैक ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और जवाबदेही को लेकर पारदर्शिता की बहुत भारी कमी है। कॉलेजियम सिस्टम के कारण से कमी है। मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुआ है, आधुनिकीकरण की कमी है, इसमें अभी भी मामले लंबित रहते हैं इसके कारण से। विश्वास की कमी हो गई है लोगों में, विश्वास की कमी हो गई है, लंबित मामलों के कारण से विश्वास की कमी हो गई है। राजनीतिक दबाव भी होता है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और न्यायाधीश महोदय जो होते हैं कई बार पॉलिटिकल प्रेशर में सही फैसला नहीं सुना पाते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, मामलों के बोझ को कम करना, वैकल्पिक विवाद समाधान, मध्यस्थता, सुलह, इस प्रकार के चीज़ें, लोक अदालत, ग्रामीण अदालत, छोटे स्तर पर अदालत बना करके हम क्या कर सकते हैं, मामलों को निपटा सकते हैं। न्यायाधीशों की भर्ती और प्रशिक्षण कर सकते हैं, न्याय तक पहुंच को बढ़ा सकते हैं, लोगों को जागरूक करके न्याय तक उनकी पहुंच को बढ़ा सकते हैं। मोबाइल न्यायालय की भी परिकल्पना आई थी, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, आधुनिकीकरण और तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं हम। न्यायपालिका में विश्वास को बढ़ाने के लिए CJI खन्ना की सलाह के अनुसार सबूतों पर आधारित विश्वास को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना पड़ेगा कि इसमें जुडिशरी में न्यायपालिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप ना हो। जागरूकता और शिक्षा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो न्यायपालिका में सुधार ला सकते हैं। ये था आपका न्यायपालिका का टॉपिक।
इसके पश्चात आपको यहाँ पर एमसीक्यू मिल जाएंगे, जैसे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सबसे उत्तरी वायु स्टेशन से कौन सा है, तो श्रीनगर का है। और नलिया वायु सेना स्टेशन किस राज्य में स्थित है, बहुत ही शानदार सा सवाल, तो गुजरात राज्य में स्थित है और ये पाकिस्तान के सीमा के समीप में ही है। जोधपुर वायु स्टेशन किस कमान के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत आता है, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के तहत आता है, सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार के शानदार से सवाल आपके एमसीक्यू मिल जाते हैं। ओनली एमसीक्यू चाहिए हो तो यूट्यूब से आप 199 का ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें बहुत सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं। आंसर राइटिंग के साथ चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग भी हो जाता है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए बंधुओं।